आपको भी साथ ले चलेंगे। अभी हम घर से निकले हैं और विनियर स्टेशन से अभी हमें विनियर स्टेशन के बाहर आ गए हम। अभी हमें जाना है फेरी से, चलिए हमारे साथ। और ये है डार्लिंग हार्बर का एरिया। यहाँ से आपको फेरीज मिलेगी पैरामटा जाने के लिए और बहुत सारी जगह पे जाने के लिए। वहाँ पे हम चेक इन करके अंदर आ गए और नाउ वी आर वेटिंग फॉर फेरी। बेसिकली हम भी जा रहे हैं कोकेटो आइलैंड। तो हम हैरिस पार्क से विनियर स्टेशन तक ट्रेन से आए और वहाँ से अभी यहाँ से फेरी लेंगे। पॉसिबली ये फेरी होगी। सामने दिख रहा है यही है कोकेटो आइलैंड। हम यहाँ पे डॉक करेंगे और उतरेंगे यहाँ पे। तो अभी हम उतर गए यहाँ पे कोकेटो आइलैंड पे। देखिए ये कोकेटो आइलैंड। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर और हमारी बस चली गई जिसने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। अभी जाएगी पैरामटा। यहाँ से आपको दिखता होगा सिडनी हार्बर बीच सामने है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से हमने वार्फ ली थी, हम मतलब फेरी ली थी और वहाँ से ऐसे घूम के वो यहाँ तक आ गई है इस आइलैंड पे।
यहाँ पे छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग कैंपिंग के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ परमिशन लेके यहाँ पे गवर्नमेंट में अलाउ करती है। यहाँ पे कोई ऐसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है इस आइलैंड पे। ये जो ककेटो आइलैंड है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये आइलैंड की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये 1830 या 1840 से एक कन्विक्ट प्रिजन करके यूज़ किया जाता था। जब यूरोपियन सेटलमेंट्स यहाँ पे आई, मतलब अंग्रेज़ जब आए यहाँ पे, तब से ये जो आइलैंड है इसको एज अ कन्विक्ट प्रिजन उन्होंने यूज़ किया था। तो इस आइलैंड को ककेटो आइलैंड नाम क्यों पड़ा, उसकी भी एक हिस्ट्री है। तो 1830 में यहाँ का जो अंग्रेज़ गवर्नर था उसने यह नाम दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ककेटोज मतलब काइंड ऑफ स्पीसीज़ ऑफ पैरट। तो पैरट के एक स्पीसीज़ है, वो बहुत सारे यहाँ पे होते थे और वो बहुत ही ऐसे अजीब सा आवाज़ करते हैं। तो उसके वजह से उसने इस आइलैंड को ककेटो आइलैंड ऐसे नाम दिया था 1830 या 1840 में। ब्रिटिश गवर्नर था यहाँ का, NSW का, उसने ये नाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ यहीं पे हुई थी फ्रॉम 1870 टू ऑलमोस्ट 1991 तक। तो बहुत सारे शिप्स जहाज़ यहाँ पे बने। तो बहुत ही बड़ा एक डॉक एंड शिपयार्ड था ये, लेकिन अभी बंद है। तो आपको ये जैसे पुराने स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, क्रेन्स के वगैरह या फिर हेवी मशीनरी जो अभी वैसे उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है, क्योंकि अभी ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो ये सीगल्स कैसे आराम कर रही है यहाँ पे। शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा, हम उनके पास जा रहे हैं। और जो मेन कन्विक्ट प्रिजन था वो इस रॉक के ऊपर था बेसिकली। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पे एक टनल है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये टनल ओपन थी, अभी पता नहीं शायद इन्होंने क्लोज की हुई है। तो अभी हम जिस साइड थे अपोजिट साइड, वहाँ से चल के हम उधर से घूम के यहाँ पे आ गए। लेकिन हम ऐसे टनल के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन मे भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी अंदर, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है अभी के लिए। क्योंकि बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट अभी देखो 1830 1840 से। तो जैसे कि आपको बताया था कि कन्विक्ट प्रिजन भी था और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डॉकयार्ड एंड शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे हुई थी। तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने, मतलब यूरोपियन सेटलमेंट्स ने क्या किया था कि यहाँ पे जो भी कन्विक्ट्स थे उनकी मैन पावर यूज़ करके यहाँ पे डॉकयार्ड बनाया था। उनमें से एक है, ये है फिट्जरॉय डॉक।
तो इसकी नीड पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे डॉकिंग स्टेशन चाहिए थे कॉलोनी मतलब ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नर था जिप्स, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला कि हमें यहाँ पे एक नीड है डॉकयार्ड बनाने की। तो जो भी प्रिजनर्स थे उनके ही हेल्प से यहाँ पे एक डॉकयार्ड बनाया था। चलो अभी हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे कन्विक्ट प्रिजन्स थे, वहाँ के सेल्स वगैरह देखेंगे। So this is the main convict prison area. मोस्टली ये बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, लेकिन अभी भी जितना हो सके उतना उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। So let's go inside. यही है कन्विक्ट प्रिजन का एरिया। So this was the area for military guard house and barracks। तो ये सोल्जर्स के रहने की जगह थी, यहाँ पे उनकी मेस थी, उनके बैरक्स वगैरह। और इस प्रिजन हाउस में एक टाइप के आइसोलेशन सेल्स थे जो ऑब्लिवेट टाइप के थे। ऑब्लिवेट मीन्स फ्रेंच में उसका मीनिंग रहता है कि फॉरगेट। तो उस टाइप के आइसोलेशन सेल बनाए गए थे यहाँ पे। तो ये जो इस साइड का पार्ट देख रहे हैं, इस साइड पे आइसोलेशन सेल्स थे उस समय के। तो वो 8x10 के टाइप के रूम्स थे और 10 फीट डीप। तो बेसिकली इन्होंने वो डिग करके आइसोलेशन सेल्स बनाए थे, टू विच की एंट्री सिर्फ ऊपर से हो, ट्रैप डोर से, मतलब ऊपर से सीढ़ी लगा के अंदर प्रिजनर को डालते थे। तो उसको कोई दूसरी वे नहीं रहती थी कि वहाँ से वो एस्केप कर पाए। और उनकी हालत इतनी बेकार करते थे वो लोग कि ऑलमोस्ट वंस इन ए वीक, 7 दिन में एक बार उनको एक बकेट दी जाती थी नहाने के लिए। और बाकी ह्यूमन वेस्ट आपको पता ही चला होगा, वो सिर्फ एक बार दिन में वो एक बकेट अंदर डालते थे, वहाँ पे उनका खाना वगैरह अंदर डालते थे और उनको फिर जो ह्यूमन वेस्ट थी वो उनको ऊपर भेजनी पड़ती थी। तो इस टाइप की बुरी हालत वो प्रिजनर्स की करते थे। यूरोपियन सेटलमेंट्स जो भी कॉलोनी के अगेंस्ट कोई बोलता था, कुछ भी करता था, वो आइसोलेशन सेल्स में यहाँ पे डाल दिए जाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी
बुरी हालत उनकी होती रहती होगी 8x10 के रूम में, जहाँ पे सनलाइट भी सिर्फ थोड़ी सी, और 7-7 दिन उनको नहाने के लिए वगैरह पानी नहीं दिया जाता था। This is also part of convict barracks. यहाँ पे कुछ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स है, देखते हैं यहाँ पे जाके। तो इतनी सी जगह में उनको कन्फाइंड किया जाता था प्रिजनर्स को जिन्होंने री ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी सी जगह है ये, और ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको डालते थे। ये सॉलिटरी सेल है। कॉलोनी के अगेंस्ट कुछ भी बड़ा किया है तो उनको एज अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए यहाँ पे डालते थे इतनी सी जगह में। शायद आगे का लॉक किया हुआ है, और इस टाइप के सेल्स बहुत सारे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ऐसे वाली जगह पे डाल दिया जाए, और मान लो कि यहाँ से जो भी सूरज की किरणें अंदर आ रही है, लाइट आ रही है, वो भी ना आए, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। अभी हो गया हमारा ककेटो आइलैंड घूम के। चलो फिर गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।